नमस्कार, मैं वैद्य हेमंत ठाकुर, महानगर आयुर्वेद सेवा संघ और विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीबीएस इस विषय पर। जीबीएस गुलियन बैरे सिंड्रोम, और ये आजकल का बहुत ही ज्वलंत एक टॉपिक है। और आज हमारे साथ फिर से एक बार इस विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आए हैं डॉक्टर विनायक तायडे सर। नमस्ते सर। आज सर हम चर्चा करते हैं जीबीएस सिंड्रोम या जीबीएस डिजीज, जो भी इसको कहते हैं। तो सर, ये होता क्या है जीबीएस, यानी क्या? जीबीएस सिंड्रोम यानी हमारी जो नर्वस सिस्टम जो रहती है, जी। जो हमारे नर्व्स के अंदर एक्सॉन और माइलिन शीथ जो रहता है, जी। उसमें जब डिटोरेशन की अवस्था आ जाती है, हम्म। डिजेनरेशन निर्माण हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप शरीर में विभिन्न प्रकार की मस्कुलर वीकनेस, डेबिलिटी आदि प्रकार के लक्षण जब निर्माण होते हैं, जी। तो उस व्याधि को गुलियन बैरी सिंड्रोम कहते हैं। ये गुलियन बैरी सिंड्रोम जो है, जी। विभिन्न प्रकार की जो पॉजिटिव फैक्टर्स जो है, इन फैक्टर्स के वजह से हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम जो है, ये इम्यून सिस्टम में इम्यून सिस्टम के द्वारा नॉर्मल सेल्स जो है उसके ऊपर अटैक हो जाता है। इट मीन्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जब हो जाती है, जी। ऑटो इम्यून रिएक्शन जब निर्माण हो जाती है, उसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, मस्कुलर वीकनेस, इस प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। और वो जो अवस्था रहती है उसको गुलियन बैरी सिंड्रोम कहते हैं। सर, इसके प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? मतलब अगर किसी को हुआ जीबीएस, नो, तो शुरुआत कैसे होती है नहीं, इसकी? क्या रहता है, हालांकि अपन पहले तो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स जो है, जी। हाँ, ये तो ऑटोइम्यून रिएक्शन है। जी। सेकंड जो रहते हैं कि कभी कभी क्या रहता है, इन्फेक्शन के कारण होती है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, जायका वायरस के कारण हो जाता है, ओके। दूषित पानी की पीने की वजह से होता है, ओके। सर्जरी के बाद हो जाता है, जी। या हमारा इम्यूनाइजेशन जब प्रॉपर होगा नहीं है तो उसके कारण भी ये जीबी सिंड्रोम होता है। सबसे पहले जैसे कि पैरालिसिस जो रहता है, पैरालिसिस में जैसे सडन ऑनसेट एंड ग्रेजुअल ऑनसेट, ऐसे जो प्रकार रहते हैं, इसमें क्या रहता है, एक्यूट और क्रॉनिक। जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, कैन बी पायलो, जो बैक्टीरिया नाम का जो इन्फेक्शन अभी जो हो रहा है, दूषित पानी की वजह से जो हो रहा है, उसी कारण सडन अटैक हो जाता है मसल्स, मस्कुलर के ऊपर, सीएनएस सिस्टम के ऊपर। हमारे नर्वस सिस्टम की जो माइलॉन शीथ जो है, इस माइलॉन शीथ में डिजेनरेशन हो जाता है, डिसऑर्डर्स निर्माण हो जाती है और हाथ पैरों में ताकत चली जाती है। ओके। मसल्स में वीकनेस निर्माण हो जाता है। ओके। और जब मसल्स में वीकनेस निर्माण हो जाता है, तो ये इन्फेक्शन के कारण या कभी कभी सर्जरी के कारण, या कभी कभी क्या रहता है कि हालांकि अपने जो कहते हैं कि जायका वायरस के कारण भी होता है। तो ये जो कारण है जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, तो इस कारण से ये गुलियन बैरी सिंड्रोम निर्माण हो जाता है। जी। तो एक बात है कि जैसे ही ये हो जाता है, तो इसकी शुरुआत जो है नीचे से शुरू हो जाती है, यानी लोअर एक्सट्रीमिटी से शुरू होकर अपर एक्सट्रीमिटी तक आ जाती है। ओके। तो सबसे पहले क्या होता है, पैर की जो मसल्स है, पैर की जो ताकत है, मस्कुलर वीकनेस निर्माण होता है। ओके। पिन एंड नीडल सेंसेशन, पिन एंड नीडल सेंसेशन निर्माण हो जाता है। धीरे 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 क्या है, पेशेंट की पैर की ताकत चली जाती है,
पेशेंट लड़खड़ाता है, पेशेंट खड़ा नहीं रख सकता और उसके पैरों में जो सेंसेशन जो होना चाहिए ये सेंसेशन नहीं होता है। ओके। बेसिकली क्या रहता है कि इसमें एबनॉर्मल सेंसेशन आ जाता है। ओके। हालांकि दोनों पैरों में जब हो जाता है तो धीरे धीरे नोज जो है वीक हो जाती है और वो ऊपर की ओर जब आ जाती है तो हमारे चेस्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ओके। सांस बराबर नहीं लेते, रेस्पिरेटरी सिस्टम बाइट हो जाती है, सॉलो नहीं कर सकते हैं, सॉलो नहीं करते, हमारी जो रिफ्लेक्सेस जो है वो लॉस हो जाते हैं। यानी टोटल मोटर सिस्टम जो रहती है, टोटल मोटर सिस्टम जो है, मोटर नर्व जो रहती है वो डैमेज हो जाती है, किसी प्रकार की हलन चलन नहीं हो सकती है। हालांकि ये जो बात जो रहती है, जैसे पेशेंट को नमनेस रहता है, टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, हिल नहीं सकता है, तो इस प्रकार की जो लक्षण जो है इसमें मैंने मेरे लाइफ में ये देखा है कि करीब ये तो रेयर डिसीज है जी, ये रेयर डिसीज है और ये डिसीज के बार ने, लेकिन अभी जो एक आजकल इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र के पुणे भाग में 100 से भी ज्यादा पेशेंट हमें पिछले काफी 2-3 पेशेंट मिल हफ्ते रहे हैं, में वो इन्फेक्शन के कारण है जी। वो। लेकिन ये जो है दो प्रकार की रहती है, एक पहले स्टेज में क्या होता है, सिवियर इन्फेक्शन जब हो जाता है तो एक्यूट स्टेज रहती है, सडन ऑनसेट हो जाता है, हाथ पैर की ताकत चली जाती है। ओके, आपके नर्वस सिस्टम पे वो अटैक करता है, नर्वस सिस्टम का। और दूसरी है, और धीरे धीरे क्या होता है कि हर एक सिस्टम जो है वो बाइट होना शुरू हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाती है उसमें, ये नीचे से शुरू होकर ऊपर तक आ जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, आंखों की सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। इन नंबर ऑफ जो है ना नर्वस सिस्टम यानी सेंसरी नोज और मोटर नोज दोनों में विकृति निर्माण होने के कारण, एक्सॉन डिजेनरेशन होने के कारण, शीट माइलिन शीट में डिजेनरेशन होने के कारण ये जीबी सिंड्रोम जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के कारण होता है। सर ये जो डिजीज है इसके इन्वेस्टिगेशंस कैसे कर इन्वेस्टिगेशन तो क्या है, हालांकि इसमें कोई सीटी एमआरआई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। हालांकि इसमें अपने को क्या करना चाहिए कि ये जो नर्वस सिस्टम जो है उसको रूल आउट करने के लिए, नर्व कंडक्शन सिस्टम कैसे चल रही है और रूल आउट करने के लिए ईएमजी करना चाहिए। ओके। या बहुत बार क्या करना चाहिए कि इसमें प्रोटीन लेवल जो है इसमें एब्नॉर्मलिटी आ जाती है। ओके। इसलिए सीएसएफ जो है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल टैप जो करते हैं, स्पाइनल पंक्चर करने के बाद उसमें जो सीएसएफ निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि प्रोटीन की लेवल कितनी है। ओके सर, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका है। सेकंड जो है हम क्लिनिकली हम देखना चाहिए, लक्षणों के ऊपर देखना चाहिए, उसके अपन जो ईएमजी करना चाहिए, ईएमजी करना चाहिए और ईएमजी से पता चल जाता है कि सेंसरी और मोटर नोज। हालांकि ये एक पॉलीन्यूरोपैथी का डिजीज है। ओके, मतलब कई सारे उसमें कई लोग तो पॉलीन्यूरोपैथी के साथ कंसल्ट करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि ये एक अलग प्रकार का क्वाड्रिप्लेजिया है या पैरालिसिस की कंडीशन है कि इसमें नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। इस प्रकार के लक्षण इसमें अभिव्यक्त होते हैं। जी। इसके कुछ टाइप्स वगैरह है सर, मतलब कुछ अलग अलग प्रकार? दो ही प्रकार है, एक एक्यूट है। ओके। एक्यूट यानी क्या है, पहले तो 3 वीक तक ये एकदम एक्यूट रहता है। बहुत बार ऐसे कंडीशन में पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है तो वेंटिलेटर के ऊपर रखना पड़ता है। ओके। वेंटिलेटर, क्योंकि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्स्ट हो जाती है। इसमें जो मोटर नोज जो रहती है, जिसको अपन ट्रॉक्युलर नोज बोलते हैं, ऑक्यूलोमोटर नोज जो बोलते हैं, ये नोज जो है, जो मोटर नोज रहती है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। सेंसरी नोज में प्रॉब्लम आ जाता है, मोटर नोज में प्रॉब्लम आ जाता है, वैगस नोज में प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस प्रकार के नोज में विकृति होने के कारण उस प्रकार के लक्षण जो है, पेशेंट हिलता ही नहीं है, हिल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता। इस प्रकार के लक्षण जो है पूरा जो है पीनाइन नीडल सिम्टम जो है ना, इस प्रकार का पीनाइन नीडल सिम्टम यानी टिंगलिंग सेंसेशन है, नमनेस है, इस प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति यहाँ होती है। ओके सर, इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या क्या आते हैं? रिस्क फैक्टर्स अपन अगर देखेंगे किस पर्सन को ये होने के चांसेस? नहीं, बहुत बार क्या रहता है, अपन जिसको डायबिटीज है ऐसे पेशेंट
या डायबिटीज इस पेशेंट है तो इस पेशेंट में रिस्क ज़्यादा रहती है। ओके। एज वाइज बोलता है तो सभी एज में ही होता है, जी। लेकिन एक्यूट कंडीशन में पेशेंट जो है, जो ट्रीटमेंट जो है 3 हफ्ते तक अगर अपन कंटिन्यू इम्यूनोग्लोबिन अगर दे देंगे, इम्यूनोग्लोबिन देंगे या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो पेशेंट को रिजल्ट मिलता है। लेकिन क्रॉनिक स्टेज में कंटिन्यू रखना पड़ता है। ओके। कॉस्ट वाइज देखेंगे तो ये बहुत ही कॉस्टली डिजीजेस के लिए जो अपन जो ट्रीटमेंट करते हैं एलोपैथी ट्रीटमेंट, उसमें काफी पैसा लगता है। हालांकि इम्यूनोग्लोबिन जो इंजेक्शन जो है वो इंजेक्शन देने के बाद रिजल्ट मिलता है, 5 दिन तक वो देना पड़ता है और देने के बाद रिजल्ट मिलता है। लेकिन इन्फेक्शन अगर ज्यादा रहता है तो धीरे धीरे पीछे से वो रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर आता है और पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर रखना पड़ता है। सर ये इसमें जो इम्यूनो कॉम्प्रेसेंट पेशेंट जो रहते हैं, अगर कोई HIV से बाधित है या कोई कैंसर से बाधित है, तो ऐसे पेशेंट को भी रिस्क यहाँ पे ज़्यादा होता है? नहीं, क्या है, एच आई वी बोलो, हाँ, या ऐसे जो पेशेंट जो है हेपेटाइटिस A B या C के जो पेशेंट रहते हैं, हाँ, इस पेशेंट में क्या बहुत जिसको जिसको न्यूरोपैथी हो गई है, बाउल में सिंड्रोम बराबर नहीं होता है, बाउल हैबिट्स बराबर नहीं होती है, ऐसे पेशेंट में तकलीफ ज्यादा हो जाती है। ओके। ओके। सर इसमें हम लोग अभी अगर कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर ध्यान दें तो GBS में और क्या कॉम्प्लिकेशन, जैसे आपने बताया कि पॉली सारे ही हमारे एक्सट्रीमिटी बहुत बार उसमें क्या इन्वॉल्व रहता होता है, बहुत बार क्या रहता है, इसमें हार्ट में प्रॉब्लम आ जाता है, जी। बीपी शूट अप हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी हाइपोटेंशन होता है, यानी बीपी फ्लक्चुएशन, हार्ट बीट फ्लक्चुएशन, जी जी। ब्रेथ में सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ब्रेथलेसनेस। जिसको अपन कहेंगे कि रेस्पिरेटरी फेलियर। बाउल हैबिट्स में जरूरत प्रॉब्लम आ जाता है, ओके। बाउल हैबिट्स प्रॉपर नहीं रहती है, तो या कभी कभी ब्लड क्लॉट्स भी हो जाता है। ये तो नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो है वो निर्माण हो जाते हैं इसमें। ओके 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 सर अभी हम लोग थोड़ा ट्रीटमेंट पे आते हैं, क्योंकि हमने लक्षण देख लिए, अलग अलग उसके प्रकार देख लिए, डायग्नोसिस कैसे करना है वो देख लिए, तो एज अ एलोपैथिक पर्सपेक्टिव इसमें ट्रीटमेंट वाइज क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? क्या है, कंडीशन देखना चाहिए, सबसे पहले पेशेंट की सीवियरिटी देखना चाहिए, और सीवियरिटी देखने के बाद सबसे पहले जो अपन ट्रीटमेंट जो है वो इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन देना ही चाहिए। ओके। उसके बाद अपन स्टीरॉयड के ऊपर रखते हैं, बाद में प्लाज्मा यूज करते हैं, जिसके द्वारा हमारे के जो अंदर की जो टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन सब निकल जाता है, तो धीरे धीरे क्लिनिकल इंप्रूवमेंट आने की संभावना ज्यादा रहती है केसेस में। हालांकि इम्यूनोग्लोबिन ये तो चॉइस है, ट्रीटमेंट का एक चॉइस है, जो चॉइस देने के बाद 99% पेशेंट इसमें ठीक होता है, लेकिन 1% जो है उस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। जी जी जी। तो सर ये हो गया एलोपैथी पर्सपेक्टिव। तो हमारे सारे स्टूडेंट्स का और हमारा जो इंटरेस्ट होता है कि सर GBS का कहीं आयुर्वेद में कहीं जिक्र किया हुआ है क्या, या चरक में कहीं हमें तो मिला नहीं, अगर शायद आप इस पे और प्रकाश डाल सके तो आयुर्वेद और GBS का कोई कोरिलेशन है? जीबीएस का वर्णन तो आयुर्वेद में कहीं नहीं है जी। कि कहीं भी नहीं, कहीं भी लिखता नहीं है कि गुलियन बैली सिंड्रोम चरक ने लिखा है, चक्रदत्त ने लिखा है, या वाघभट ने लिखा है, या सुश्रुत ने लिखा है। लेकिन चरक जी ने कहा है कि जहां नामकरण नहीं रहता है, व्याधि का नामकरण जहां नहीं रहता है, वहां उस व्याधि के दोष, दुष्य, स्थान, स्रोतस, लक्षण, इनको ध्यान में रखते हुए हम चिकित्सा कर सकते हैं। हा? तो इसमें एक बात है कि आवरण नाम का एक विषय है। या आवरण नाम के विषय में क्या रहता है कि विभिन्न प्रकार के आवरण बताए गए हैं। दोषावृत्त आवरण है, परस्पर वायु के आवरण है, धात्वावृत्त आवरण है, ऐसे प्रकार के आवरण जो लिखे हुए हैं, उसमें से वायु के ऊपर होने वाला जो आवरण है उसके लक्षण अगर हम देखते हैं, बेसिकली व्यानावृत्त प्राण। अभी हमने बार बार, मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं कि शास्त्र में लिखा है कि विकार नाम कुशला न जीव्यति कदाचन।
न ही सर्व विकाराणाम नामतो ध्रुवा स्थिति। इस सूत्र के आधार के ऊपर हम जीबीएस सिंड्रोम कैन बी कोरिलेट विद द व्यानावृत्त प्राणम। आवरण के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो व्यानावृत्त प्राण की जो लक्षण जो है, जिसमें पंचात्मक वायु की विकृति रहती है, ओके इंद्रियों में शून्यता रहती है। जी सर्वेंद्रियाणाम शून्यत्वम, सर्वेंद्रियाणाम शून्यत्वम, इस प्रकार के, यानी कि शून्यत्वम में सहता क्या है, तो सेंसरी एंड मोटर नोज जो रहती है वो डैमेज हो जाती है। व्यान वायु जो है अपने पूरे शरीर में रहता है, यानी लक्षणों की जो अभिव्यक्ति जो होती है, ये लक्षणों की अभिव्यक्ति पूरे शरीर में रहती है। जी यानी लोअर एक्सट्रीमिटी से शुरू होकर अपर एक्सट्रीमिटी तक लक्षणों की अभिव्यक्ति रहती है। जी तो इसमें व्यान वायु जो है, ये व्यान वायु की कर्मताक्षय हो जाता है। व्यान वायु कर्म करता ही नहीं है। ओके व्यान वायु का काम क्या है कि पूरे शरीर में गति निर्माण करना, जी रसरक्त का संवहन करना, ब्लड सर्कुलेशन करना। व्यानो हृदय स्थित, हृदय, व्यान तो हृदय में रहता है लेकिन पूरे शरीर में काम करता है। इसलिए व्यान वायु की विकृति है, सेकंड प्राण की विकृति है। यानी प्राण की कर्मता विकृति होने के कारण ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों में विकृति आ जाती है। इंद्रियों के ऊपर जो कंट्रोल जो होना चाहिए, एबनॉर्मल बॉवेल हैबिट्स, एबनॉर्मल बॉवेल हैबिट्स, वाकेंद्रिय बोल नहीं सकता, एफेसिया, वाकल्पता, यानी इसमें प्राण की भी विकृति रहती है, उदान की भी विकृति रहती है जी समान की भी विकृति रहती है, अपान की भी विकृति रहती है, और मुख्यत्व करके व्यान की विकृति रहती है। जी जी मतलब तो ये जो है बेसिकली अपन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखते हैं तो व्यानावृत्त प्राण, क्यों? क्योंकि व्यान के लक्षण ज्यादा मिलते हैं और प्राण के, यानी व्यान क्या है यहाँ, अवरक है, और प्राण क्या है, अवृत्त है। यानी जिसके लक्षण ज्यादा रहते हैं वह कौन रहता है, अवरक रहता है, और जिसके लक्षण कम रहते हैं उसको अवृत्त कहते हैं। तो व्यानावृत्त प्राण के साथ हम जीबीएस को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। ओके सर, ये जो व्यानावृत्त प्राण आप जो बता रहे हैं, तो इसकी संप्राप्ति कैसे होती है सर? पहले तो क्या रहता है, ये जो बिगड़ते कैसे है, निदान सेवा में देखना निदान चाहिए। सेवा, यस। वायु को प्रकोपित करने वाली निदान सेवा, जैसे आहारजन्य निदान सेवा है, विहारजन्य निदान सेवा है, संक्रमण जन्य निदान सेवा है, अभिघातजन्य निदान सेवा है। जैसे कि ज्यादा मात्रा में हम वृक्ष आहार का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, जिसको हम अत्यध्वक गमन कहते हैं। या कभी कभी क्या करते हैं, हम शरीर में एक्सेसिव वर्क करते हैं लेकिन अपने उस समय मालूम नहीं पड़ता है। हालांकि कई ऐसे रोग हैं जिसमें सेशन होता ही नहीं है। अभी 2 मिनट पहले की मैं बात बताता हूँ, मैंने एक हॉर्किंग डिसीज का पेशेंट देखा है। हॉर्किंग डिसीज मीन्स हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से क्या करेंगे, तो धातु क्षीजन्य मात्रा को, ओके, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, ओज, इसका क्षय हो जाता है। ओके, और विभिन्न चिकित्सा के बाद उस पेशेंट में रिजल्ट मिलता है। अरे वाह। लेकिन एक बार के कॉस्ट फैक्टर देखना पड़ता है जी। कोई ऐसे सुवर्णकल्प जो है, वो सुवर्णकल्प देने के बाद निश्चित ही क्लिनिकली हॉर्किन डिसीज में रिजल्ट मिलता है। लेकिन हॉर्किन डिसीज से जो रोग होता है वो है जीबीएस, यानी जिसको हम व्याधिजन्य निदान कहते हैं। ये व्याधिजन्य निदान क्या है, तो हॉर्किन डिसीज है। संक्रमण जन्य निदान जो है रहता है, ये संक्रमण जन्य निदान में जैसे कि जाइका वायरस है, साइटोमेगालस वायरस है जी, हेपेटाइटिस A, B, C है। इन वायरस के वजह से
संक्रमण की वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम को बस्ट करते हैं जी। और व्याधि प्रतिकारक शक्ति को बस्ट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में वायु का प्रकोप हो जाता है, परिणामतः धातु शरीर में वात प्रकोप निर्माण होता है। जी। बहुत बार कहते हैं अभिघातजन्य निदान के कारण, अभिघातजन्य निदान ट्रॉमा। ट्रॉमा जिसको कहेंगे, वात बढ़ जाता है, जी। हेड इंजरी हो जाती है, कहीं क्लॉटिंग हो जाता है और उसके कारण भी ये निदानों के कारण वात बढ़ जाता है। अब जब वात बढ़ जाता है, प्रमुखता क्या रहता है कि प्राण में विकृति होती है और व्यान में विकृति होती है। तो प्राण की कर्मता विकृति हो जाती है, प्राण की गुणता विकृति हो जाती है, प्राण का जो इंद्रिय के ऊपर जो नियंत्रण होना चाहिए, इंद्रिय का ऊपर का नियंत्रण छूट जाती है, प्राण की कर्मता क्षय है। व्यान की गुणता विकृति, चलगुण ह्रासत्वात्, चलगुण का ह्रास हो जाता है, चलगुण अल्पता हो जाता है। इसके कारण हो जाता है, क्या हो जाता है, तो गति संगाहा, यानी इनएबिलिटी टू वॉक, चल नहीं सकता, यानी टोटल जो है मूवमेंट हमारी कम हो जाती है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन में डैमेज हो जाता है। तो इस प्रकार की गुणता विकृति और कर्मता, पिपरी का संचलन होता है, मीन्स के नमनेस, यानी व्यान की कर्मता क्षय है। जो रसरक्त का संवहन होना चाहिए वो रसरक्त का संवहन बराबर नहीं होने के कारण, व्यान की कर्मता क्षय होने के कारण टिंगलिंग सेंसेशन, पिन नीडल सेंसेशन एंड नमनेस, इस प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति जो है, इस प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति इसमें होती है। हालांकि अपन जब देखते हैं कि ये रोग मूर्धा से शुरू होता है, इस व्याधि का उद्भव स्थान जो है मूर्धा है, अधिष्ठान जो है संपूर्ण शरीर है, व्यक्ति स्थान के संपूर्ण शरीर है, और बेसिकली व्यक्ति स्थान जो है अपर एक्सट्रीमिटी यानी लोअर एक्सट्रीमिटी, इस प्रकार की उसका अधिष्ठान है। और इसमें विकृति होने के कारण, जैसे कि उदान वायु की विकृति होती है तो क्या होता है, वाक्य प्रवृत्ति, बोल नहीं सकता, निगलने में तकलीफ, शौथुआ, स्टीवन शौथुद्वारा निश्वास श्वास ग्रहा, सांस अटकती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, प्राण से कर्मताक्षय, स्टीवन शौथुद्वारा निश्वास श्वास ग्रहा, यानी सांस लेने में, अंदर निकलने में प्रॉब्लम हो जाता है, प्राण से कर्मता है। अपान की विकृति हो जाने की बाउल एक्टिविटी जो होनी चाहिए, जो प्रॉपर मोशन आना चाहिए, जो मूत्र प्रवृत्ति प्रॉपर होना चाहिए, वो होती नहीं है। यानी प्राण की विकृति है, इसमें व्यान की विकृति है, समान की विकृति है, अपान की विकृति है। तो ऐसे ये पंचात्मक वायु की विकृति जब हो जाती है, उस समय नंबर ऑफ, मुख्यतः क्या करते हैं कि हमारे पास जब पेशेंट आ जाता है, आने के बाद सबसे पहले दिक्कत दिखाई क्या देता है कि इसमें प्राण और व्यान की विकृति है, प्राण की कर्मता विकृति है, व्यान की कर्मता विकृति है, व्यान की गुणता विकृति है, प्राण की गुणता विकृति है, और जिसके परिणाम से लक्षणों की अभिव्यक्ति हो रही है। जिसके कारण लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है तो हमारे शरीर में सीरा, स्नायु और कंडरा, यानी स्नायु में विकृति निर्माण हो जाती है, नोज में विकृति निर्माण होती है, वहां डेबिलिटी निर्माण होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप पेशेंट को तकलीफ ज्यादा होती है, जिसके कारण सेंसरी और मोटर नर्व्स डैमेज होने के कारण जीबी सिंड्रोम निर्माण हो जाता है, जिसको हम आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से व्यानावृत्त प्राण कह सकते हैं। जी सर, इसके संप्राप्ति के बारे में और आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यही है कि अपन उद्भव स्थान के, हमारे पास जो पेशेंट आ जाता है तो कौन सा लक्षण लेके आता है, तो सबसे पहले उसका प्रत्यात्म लिंग जो है शून्यत्वम, मारुता ही पंचानाम इंद्रियाणाम शून्यत्वम, वायु के कारण, व्यान की कर्मता क्षय के कारण पूरे शरीर का जो सेंसेशन जो है वो डाउन हो जाता है, गति संगाहा, किसी भी प्रकार की मोटर नोज काम नहीं करती है, और वो ये इसका ये प्रत्यात्मक लिंग है। हमारे पास पेशेंट जब आ जाता है तो हमें देखना चाहिए इस प्रकार के पेशेंट में मुख्यतः वायु की विकृति है, सिरास्नायु कंडरा की विकृति है, और पंचात्मक वायु की विकृति। पंचात्मक वायु में सभी प्रकार के जो वायु है इसमें, इसीलिए अपन इसको कहेंगे कि प्रधान वायु कौन है, तो व्यान है, तो इसीलिए व्यानावृत्त प्राण हम कहेंगे इसमें। सर, अभी हमने संप्राप्ति जान लिए, लक्षण जान लिए, डिजीज कैसा होता है वो समझ लिया, तो
आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा क्या संभव है और अगर संभव है तो एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए? क्या इसमें सिर्फ मेडिसिन देने से फायदा होगा या तो इसमें पंचकर्म वगैरह भी ऐड करना पड़ेगा? क्या क्या करना पड़ेगा? हालांकि क्या रहता है, एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट कंडीशन में दो भाग बोलते हैं, ये एक एक्यूट जीवी सिंड्रोम और जी। क्रॉनिक जीवी सिंड्रोम। तो हमारा जो काम जो शुरू हो जाता है वो क्रॉनिक में हो जाता है। ओके। हमारे काम जो शुरू हो जाता है वो क्रॉनिक में होता है, क्योंकि धातु क्षय नहीं मात्र प्रकोप है, व्यानोयिक विकृति हो गई है, जी। धातुओं में विकृति हो गई है, मांस धातु में विकृति हो गई है, स्नायुओं में विकृति निर्माण हुई है। वो धातु में होने वाली विकृति को नष्ट करने के लिए हमें स्नेहन करना चाहिए। ओके। तो जो स्नेहन करते हैं वो बला तेल से करते हैं। जी। मृदु स्वेदन करना चाहिए, पिंड स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। ओके। और पिंड स्वेद में देखेंगे तो शक्तिशाली पिंड स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। ओके। आपान की विकृति रहती है, बॉवेल हैबिट्स प्रॉपर नहीं होती है, इसलिए मृदु विरेचन देना चाहिए। और मृदु विरेचन में इच्छा भेदी रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, तीक्ष्ण विरेचन है। तो मृदु विरेचन करना चाहिए। दूध में थोड़ा सा घी डालकर देना चाहिए या दूध में थोड़ा सा एरेंडल तेल डाल के देना चाहिए और उसको हम मृदु विरेचन कहते हैं। और उसके बाद हमें इस प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वात व्याधि की जो अर्धी चिकित्सा जो है वो बस्ती है, इसलिए हमें बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। और बस्ती के अंतर्गत हमें राजियापन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, महास्नेहन बस्ती का, महास्नेह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, मज्जा बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, महामाश तेल के बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, मुस्तादी यापन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो प्रकार के जो बस्तियां है वो धातु ग्रहण करने वाली है, धातुओं को बल देने वाली है। वो स्नेहन जो व्यान की जो विकृति है, व्यान के जो रुक्षता ज्यादा बढ़ गई है, खरत्व ज्यादा बढ़ गया है, उसमें स्नेह निर्माण करने वाली है, यानी धातुओं को बल निर्माण करने वाली है, मसल्स में ताकत निर्माण करने वाली है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर करने के लिए भी दवा देनी चाहिए। तो व्यान की चिकित्सा करते, जब हम औषधि चिकित्सा का चयन करते हैं, उस समय में कटु रसात्मक, तिक्त रसात्मक, गुरु गुणात्मक, स्निग्ध गुणात्मक, मधुर विपाकात्मक, इस प्रकार के औषधियों का चयन करना चाहिए जो ब्लड का सर्कुलेशन करे। जी। ब्लड का सर्कुलेशन करके धातुओं का ग्रहण करे, ब्लड के सर्कुलेशन करके धातुओं का, यानी उष्ण वीर्यात्मक औषधि है, कटु विपाकात्मक औषधि है, जी, लघु गुणात्मक औषधि है, वृक्ष गुणात्मक औषधि, जो वायु की गति को बढ़ाने वाले हैं, यानी सेंसेशन निर्माण करने वाले हैं, मोटर में, मोटर नोज में बढ़ाने वाले हैं, मोटर नोज का फंक्शन बढ़ाने वाले, यानी सेंसरी मोटर लॉस जो हो रहा है उसको कम करने के लिए इस प्रकार के कटु तिक्त रसात्मक, उष्ण वीर्यात्मक, कटु विपाकात्मक, लघु वृक्ष गुणात्मक, इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। सर, ये लक्षणों के अनुसार हमें थोड़ी बहुत चिकित्सा बता दीजिए कि अगर पेन हो तो क्या करना है, नमनेस हो तो क्या करना है, या फिर अलग? हालांकि नमनेस जब निर्माण हो जाता है, जब नरमे, पहला तो पेशेंट बोलता है, अभी की जो कंडीशन जो हो रही है, करंट कंडीशन में क्या होता है कि डायरिया हो जाता है, और 3 हफ्ते के बाद पेशेंट को फील हो जाता है कि मेरे हाथ पैरों में क्या होता है, नमनेस आ रहा है, झुंझुनाट हो रही है, झुंझुनाट हो रही है। ये क्या है, साइन है, ये साइन है, वो बेल बजाया है कि आगे चलकर आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, तुमको पानी दूषित हो गया है, उसके कारण तुम्हारा जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्ब हो गया है, उसके बाद आपके जो ये जो है अपानवायु की विकृति हो गई है, आपको जुलाब ज्यादा हो गए, धातुक्षय हो गया, और धीरे धीरे क्या होता है कि आपको नमनेस आ रहा है। तो इस प्रकार के अवस्था में नागर, अश्वगंधा और द्वीपांतर वचा इसका प्रयोग करना चाहिए। या कभी कभी क्या रहता है, एक्यूट स्टेज जब रहती है तब कस्तूरी देना चाहिए, अंबर देना चाहिए, रौप्य देना चाहिए और अभ्रभस्म को देना चाहिए। तो इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो तुरंत क्या होता है, ये अशुकारी द्रव्य है, ये अशुकारी द्रव्य, जैसे कस्तूरी और अंबर जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है,
तुरंत काम करना हाँ, तुरंत पल्स बढ़ जाता है। चाहिए। ओके। पल्स बढ़ जाता है, हार्ट में जो प्रॉब्लम आता है, फ्लक्चुएशन जो हार्ट बीट होते हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। बीपी जो फ्लक्चुएट हो जाता है, हाइपोटेंशन वो नॉर्मलाइज हो जाता है। यानी हार्ट के ऊपर, रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जो डिस्निया फॉर्म हो रहा है वो कम हो जाता है। और हमारे नर्वस सिस्टम में हमारा जो नमनेस होता है, किस हाथ नहीं था, लेकिन ये देने के बाद हाथ हिलना शुरू हो जाता है, यानी मोटर न्यूरॉन्स काम करने शुरू हो देते हैं। जी। तो इस प्रकार का जो है योग जो है हम नमनेस में देते हैं। मांसपेशियों में ताकत निर्माण होती है। हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वीकनेस जब निर्माण होता है, तो मस्कुलर वीकनेस जब निर्माण होता है तो उसके लिए हमें भृतवा चिंतामणि का प्रयोग करना चाहिए, ओके। अभ्रक भस्म का प्रयोग करना चाहिए, रौप्य भस्म का प्रयोग करना चाहिए, अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। उस प्रकार का घृत के साथ अगर हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही उस पेशेंट को रिजल्ट मिल जाता है। सर, इसमें कोई अवस्थान और चिकित्सा करनी होगी, ऐसे कुछ है? नहीं करते हैं ना। अब एक्यूट स्टेज और क्रॉनिक स्टेज, जी। हाँ, तो एक्यूट स्टेज में हम ये जो कस्तूरी अमर वाला जो फॉर्मुलेशन जो है वो देंगे ना तो तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि मेरा जो अनुभव है, 4 साल की बच्ची थी और 4 साल की बच्ची में 4 दिन में सेंशन आया था। अरे वाह। कस्तूरी अंबर, रौप्य और सुवर्ण भस्म, ओके। ये अदरक के साथ हमने उसको चटाया था और धीरे धीरे व्यानवयिकी में कमता जो क्षय हो गया वो कम हो गया था। ओके। ओके। अब जब इरेगुलर हार्ट बीट्स जब रहते हैं, जी जी। इरेगुलर हार्ट बीट्स रहते हैं जिसको अपन हार्ट बीट फ्लक्चुएशन या बीपी फ्लक्चुएशन जब हो जाता है, उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो बेसिकली हार्ट के लिए अर्जुन, महालक्ष्मी विलास और याकुती रसायन का प्रयोग करना चाहिए। या जब बीपी फ्लक्चुएट हो जाता है तो रसराज रस, योगेंद्र रस और भृतवा चिंतामणि का प्रयोग करना चाहिए, तो बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है। तो इस प्रकार की ट्रीटमेंट जो है, इस प्रकार की ट्रीटमेंट हम करते हैं। जब सेंसेशन टोटल डाउन हो जाता है जी। तो उस समय हमें सिर्फ कस्तूरी भैरव जो है, या कस्तूरी भैरव अदरक के रस में जिसके ऊपर चटाना चाहिए, उसके ऊपर लगना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में उष्णता निर्माण हो जाती है, जी। ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और जो है सेंसेशन आना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत बार क्या है, शून्य तो जिसको नमनेस कहते हैं, और उसी के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जनरली इस प्रकार के तेल का प्रयोग करना चाहिए जिसमें लहसुन है, कुचला है, शुद्ध गुगुल का तेल है, कटुवीरा तेल है। इससे धीरे 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 क्या करना चाहिए? मसाज करना चाहिए, जिससे क्या होता है, ये कैसे कटु रसात्मक है, उष्ण वीर्यात्मक है, कटु विपाकात्मक है और चल गुणात्मक है। तो क्या हो जाता है? सेंसेशन आ जाता है। शून्यत्वम जो लक्षण है, यहाँ पे बिल्कुल कोई भी सेंसेशन नहीं है ऐसे। हाँ, शून्यत्वम में करना चाहिए। तो इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग हम करेंगे तो पेशेंट को निश्चित ही आराम आ जाता है। एक बात ये तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को हमें नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण शायद आपके जो वायरस है वो ज्यादा अटैक करता है और हाँ, आपके बॉडी पे उसका असर दिखना शुरू होता है। बेसिकली और एक फॉर्मुलेशन ऐसा है कि जिसमें शुंठी तेल का भी प्रयोग करते हैं, लहसुन तेल का भी प्रयोग करते हैं, वचा तेल का भी प्रयोग करते हैं और कटवीरा तेल का भी प्रयोग करते हैं। ये शून्यत्व में हम लोग इस्तेमाल, शून्यत्व बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसलिए मारुतानाम ही पंचानाम, शून्य इंद्रियाणाम शून्यत्वम। ये इंद्रियाणाम शून्यत्वम में अगर हम इस तेल का प्रयोग करेंगे, लेकिन संभाल के करना है, क्योंकि सभी प्रकार के जो तेल जो है वो उष्ण है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, व्यवहारी है, विकासी है। थोड़ा भी लगाएंगे और पित्त प्रकृति का पेशेंट रहेगा तो राशेष होने की संभावना ज्यादा है। यानी वैद्य के सलाह से ही सब प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। हालांकि अश्वगंधा अमृता, ये अमल की, स्वर्णमालिनी वसंत, मधुमालिनी वसंत, सिद्ध योग कल्प, इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग करने से हमारी व्याधि प्रतिकारक शक्ति है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। और इसमें से हम पेशेंट को, मतलब आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी हो तो डेफिनेटली आप अच्छे से फाइट कर सकते हैं। और हालांकि इसका बहुत बार पेशेंट क्वेश्चन पूछते हैं, सर कितने दिन में ठीक हो जाएगा? एक्यूट कंडीशन रहेगी तो हम बोल सकते कि 3 महीने में ठीक हो जाएगा। अगर क्रॉनिक कंडीशन रहती है
तो कभी 6 महीने या 1 साल भी लग सकता है, ओके। क्योंकि ये डिसीज जो है बहुत धीरे 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 इसमें रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन आता है तो बहुत फास्ट आता है, जाने के बाद धीरे धीरे चला जाता है। सर इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग ले सकते हैं कि जिससे जीबीएस हो ही ना, ऐसे कुछ? नहीं, हालांकि क्या रहता है, हमारे इन्फेक्शन को रोकना चाहिए, ओके। इन्फेक्शन रोकना चाहिए। अगर अपने को लगता है कि जायका वायरस का है हम्म। या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, हम्म। तो उससे पानी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जी। हम क्या लोग करते हैं, हम बिस्लरी वाटर पीते हैं, बिस्लरी वाटर, मिनरल वाटर। मिनरल वाटर पीते हैं। हम्म। क्या मालूम है मिनरल वाटर है, लेकिन घर का खाया हुआ जो अन्न है, हम्म। जो 10 बार हमने हमने आंखों से पकाया है, वो खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए। मतलब यानी हमें थोड़ा बाह्य सतर्क खानपान रहना वर्ज्य है, करना चाहिए, और गर्म पानी ही उबाल कर ही पीना उबाल कर चाहिए। पानी पीना है। जी। जब तक बिस्लरी वाटर से कुछ नहीं होगा, क्लोरीनेटेड वाटर भी नहीं लेना चाहिए। जी जी। बहुत बार होता है क्लोरीनेटेड वाटर से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब एनीथिंग विच लाइक विच कैन अटैक ऑन योर बॉडी, इम्यून योर सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इम्यून तो सिस्टम। हमें अपनी तरफ से ध्यान रखना है इन चीज़ों का। सर आपने बहुत अच्छी तरीके से आज हमें जीबीएस के बारे में समझाया। एलोपैथी पर्सपेक्टिव और आयुर्वेद पर्सपेक्टिव दोनों तरीके से आज आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस विषय पर आपने प्रकाश डाला। मैं पुनः एक बार सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। आज के लिए, आज का ये जो हमारा सेशन हुआ है बहुत अच्छा से हुआ है। जीबीएस से आप डरिए नहीं, सतर्क रहिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद की या फिर सलाह की ज़रूरत हो तो ज़रूर डॉक्टर विनायक तायडे सर के क्लिनिक में आप विज़िट कीजिए। कोई भी हमारे जो भी दर्शकगण हैं वो कृपया खुद से इलाज ना करें, डॉक्टर्स की सलाह से ही इलाज करिए। आज का ये भाग यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।